नमस्कार दोस्तों, हेल्थ वॉच विद डॉक्टर अजीत सहगल में मैं आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे अतिथि के रूप में मौजूद हैं डॉक्टर सुधीर सिंह, जिन्होंने अपनी स्पेशलिटी एमसीएच प्लास्टिक सर्जरी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के चिकित्सा विज्ञान संस्थान से पूरा किया है और पिछले 30 वर्षों से ये रोगियों की सेवा कर रहे हैं और आजकल आप वाराणसी सर्जिकल सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं। तो डॉक्टर सिंह, मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि आज का दिन भारत के इतिहास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज 15 जुलाई है और 15 जुलाई को ग्लोबल प्लास्टिक सर्जरी डे डिक्लेयर किया गया है। और आप सबको मैं ये बताना चाहूँगा कि दुनिया में पहली प्लास्टिक सर्जरी वाराणसी में सुश्रुत के द्वारा की गई थी। जो पहली राइनोप्लास्टी जिसको कहा जाता है, वो सुश्रुत के द्वारा की गई थी। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये वो सर्जन थे जिन्होंने सर्जरी किया और प्लास्टिक सर्जरी में भी काम किया। तो ये उस समय इन्होंने किया था और आज जो है इन्हीं के नाम पे इनको फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। और ये जो प्लास्टिक सर्जरी के लिए आज जो इम्पोर्टेंस दी गई है इस दिन की, वो शायद इन्हीं की वजह से दी गई है। और उस समय कितना काम इन्होंने किया, किस किस तरीके से औजारों से काम किया, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इनके विशेष तरीके के जो प्लास्टिक सर्जरी के औजार होते थे, वो इस तरीके के औजार इनके होते थे। इनमें से बहुत से औजार आज भी उसी तरीके से काम में लाए जाते हैं जैसे उन्होंने उस समय किया था। तो इन्होंने सर्जरी परफॉर्म की, इन्होंने राइनोप्लास्टी किया और इस तरीके से दिनों दिन जो नई नई टेक्निक भी आती गई, वो भी अब प्लास्टिक सर्जरी का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हो चुका है। डॉक्टर साहब, आप बताएं आज प्लास्टिक सर्जरी का क्या स्वरूप हो गया है? आपने बहुत अच्छी बात बताई। आज का दिन अवेयरनेस डे है जी। क्या कहते हैं, ये 10 साल से 2011 से लेके पिछले साल तक हम लोग नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे मनाते थे 15 जुलाई को। हाँ, 15 जुलाई जी। और अब ये वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे हो गया। ये बहुत बड़ी देन है भारत की। दुनिया ने मान लिया कि ये भारत की देन है। आपने ठीक बताया, ये भगवान सुश्रुत के कारण हुआ, क्योंकि वो 6th सेंचुरी बीसी में वो सर्जरी किए जो कोई सोच नहीं सकता था। आपने ठीक बताया कि फादर ऑफ सर्जरी थे। उसके अलावा वो प्लास्टिक सर्जरी में इतने माहिर थे कि नोज रिकंस्ट्रक्शन से लेके ईयर रिकंस्ट्रक्शन सब उन्होंने अच्छी तरह से किया और आज भी वो लागू है। मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है। अभी भी हम लोग 4 हेड फ्लैप यूज़ करते हैं नाक बनाने के लिए, वो उस जमाने में भी था। तो और इसके बाद जो इटालियन और ये लोगों ने जो किया, वो लोगों ने यहाँ से निकाला जैसे, पर इसका तो बहुत बड़ी खूबी है, यहाँ तक इसमें निशान भी नहीं आता। बहुत अच्छा ये है इसी। तो डॉक्टर साहब, जो प्लास्टिक सर्जरी का आज अगर देखा जाए स्वरूप, तो हम लोग ये सोचेंगे कि अगर हम लोग शुरू करते हैं कि भाई बच्चा पैदा हुआ, उसको कुछ परेशानी है, जैसे आप लोग जो करते हैं, बहुत से लोग ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनका क्लेफ्ट लिप होता है, यहाँ से ओंठ कटा होता है और एक चेहरे पे विकृति जैसी नज़र आती है। लेकिन आज प्लास्टिक सर्जरी के बदौलत जो स्माइल ट्रेन चली, उसके बारे में बताएं कि स्माइल ट्रेन के जरिए कितने लोगों का भला हो चुका है। वो बच्चे अब स्वस्थ होकर घूम रहे हैं और सुंदर चेहरे वाले हो गए हैं। आपने ठीक बताया। ये जो क्लेफ्ट लिप और पैलेट, जो ओठ कटा और तालू कटा जी, ये ब्रेड एंड बटर है प्लास्टिक सर्जरी का। सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, पर इतने ज़्यादा ये बीमारियां फैली हुई हैं जी। ये आप सोचिए कि स्माइल ट्रेन जो कि एक एनजीओ है फॉरेन की, उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि लगभग हम लोग इसको समूल नष्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि इंसिडेंट्स कम नहीं हो रहा है, पर ट्रीटमेंट सही हो रहा है। तो कम से कम जितना केसेस आएगा वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा जी। ये एकदम सबसे ओरिजिनल चीज़ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये एक तरह का कंजेनिटल एनोमली है। ऐसे बहुत सारे एनोमली पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये वर्ल्ड लेवल पर काम हो रहा है जी। और भारत का बहुत बड़ा योगदान भी है। मैक्सिमम केसेस भारत में हो रहे हैं जी। और डॉक्टर साहब, इसके बाद एक बहुत बड़ी परेशानी होती है। हाँ, जैसे कि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन, तो मैं ये जानता हूँ जब कभी
ऐसा एक्सीडेंट होता है कि हड्डियां शरीर के बाहर हो जाती हैं और बड़े बड़े घाव हो जाते हैं, उस समय हमें आपकी ज़रूरत पड़ती है कि आप उसको फ्लैप कवर कर सकें, जिससे वो घाव ढक सके और उसमें ऊन ना हो, मवाद ना हो। उसके बारे में बताएंगे। फ्लैप कवर आप लोग करते हैं, जैसे कैंसर का पेशेंट है, उसका अगर जबड़ा काट के निकाल दिया गया तो किस तरीके से उस जबड़े का रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, वो तो एक वरदान के रूप में सामने आया है। आपने ठीक बताया, ये एक तरह का रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है जी। दिस इज अ पार्ट ऑफ ए प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक से क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी के बहुत से पार्ट हैं। जैसा पहला आपने बताया था क्लेफ्ट लिप का, जी वो कंजेनाइटल सर्जरी में था, और अब जो आप पूछ रहे हैं रिकंस्ट्रक्टिव, जी तो ये जैसे कि हम लोग का मेन वर्क है कि घाव को भरना, जी। वुंड केयर। जी यदि घाव नहीं भराया ये प्रोफेशन यूजलेस हो जाएगा, जी क्योंकि मरीज बचेगा नहीं, सेप्टिक होगा और खत्म हो जाएगा। जी तो इसी तरह डायबिटिक फुट, और जो आपने बताया कि जैसे हाँ, कैंसर की सर्जरी जी। या वुंड एक्सपोज्ड है, जी वो बोन निकला हुआ है, तो जब तक उसको मैं कवर नहीं करूंगा तो वो मरीज ज्यादा दिन तक चल नहीं पाता, या तो एम्पुटेशन हो जाएगा या चेहरा विकृत हो जाएगा। डॉक्टर साहब, कभी कभी तो ये भी होता है कि एम्पुटेशन करने के बाद भी वो जगह खुल जाती है, तब भी हमें आपकी जरूरत पड़ती है कि Correct. आप उस एम्पुटेशन वाले पार्ट को कवर करें, जिससे उसमें जो है जूते वगैरह फिट किए जा सके, सही। हाथ फिट किया जा सके, पैर फिट किया जा सके। हाँ, इसी तरह के बहुत सारे फ्लैप्स हैं, जी जैसे कि हम लोग कहीं से टिश्यू, देखिए प्लास्टिक सर्जरी होता क्या है, इट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमें जितनी दिक्कतें दूसरी स्पेशलिटी में है उनको हमें सॉल्व करना होता है, इसीलिए प्लास्टिक सर्जन को मैक्सिमम नॉलेजेबल होना होगा, और एक बार जो एस्टेब्लिश करता है तो वो उसके बाद उसको एवोल्यूट करता है। जैसे यहाँ का चोट, यहाँ का चोट, कहीं का चोट, दे आर ऑल डिफरेंट। आप एक स्टाइल से नहीं ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसीलिए देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स। जी जैसे कि कोई एग्जांपल आप उठाइए, जैसे इसी का, जैसे कैंसर में ये पूरा आपने उड़ा दिया, जी या चोट लग गया, या मैक्सिलोफेशियल जो भी हुआ। डॉक्टर साहब, आज के कंडीशन में जब कोविड-19 में म्यूकर हाँ, माइकोसिस हो रही है, करेक्ट, जिसमें जो है वो जबड़ा काट के निकाल दिया जा रहा है, उस समय रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत एकदम, पड़ रही ये तो है। अभी एक आंखें निकल जा रही हैं, उस समय जरूरत पड़ रही है। एकदम सही, अभी एक महीने में तो यही हुआ है, मई में पूरा, जी जो कि पोस्ट कोविड स्टेरॉइड के कारण ये सब जो हुआ है, जी ये सब पूरा निकाल के रिकंस्ट्रक्शन, जैसे माइक्रो सर्जरी करके, एएलटी फ्लैप जो भी है लेके लगा के फिर हम लोग फेस रिकंस्ट्रक्शन कर ही रहे हैं। यही पर प्लास्टिक सर्जरी का कमाल है। जी पहले क्या था, जैसे मैं बोलना चाहता हूँ, जी पहले इसीलिए प्रोग्राम रखा जाता है अवेयरनेस के लिए कि पब्लिक में और डॉक्टर में भी इसका प्रचार हो। बहुत लोग नहीं जानते कि प्लास्टिक सर्जरी क्या होता है, जी। वो सोचते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी में तो प्लास्टिक लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग उसी का टिश्यू निकाल के लगाते हैं, और जो वो सब जरूरत पड़ती है तो कुछ इम्प्लांट्स लगाए जाते हैं। स्किन कवर करने के लिए आप लोग जो है स्किन निकाल के लगाते हैं। दूसरा जो आप सबसे अच्छे तरीके से एक जो कार्य करते हैं, दैट इज नोन एज वैस्कुलर ग्राफ्ट। हाँ, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ। वैस्कुलर ग्राफ्ट के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए, क्योंकि एक नए तरीके की चीज है जिसमें ट्रांसफर करते हैं, आप लोग जो है स्किन को ट्रांसफर करते हैं वेसल के साथ। हाँ, करेक्ट जी ये माइक्रोवैस्कुलर सर्जरी है। जी जैसे मान लीजिए कि हमको ये जैसे जांघ से निकालना है एक फ्लैप, जी तो उसकी धमनियां, मतलब आर्टरी और खून वेन का दौरा देने वाली नली। वो पूरा ले जाके जहां हमको लगाना है, जैसे उंड है तो वहां के आर्टरी और वेन से जोड़ के पूरा कवर करते हैं। मान लीजिए एक और केस है, जैसे कि स्काल्प उड़ गया, कुछ है ही नहीं, जी तो हम कहीं से फ्लैप उठाते हैं और सीधा ले जाके वहीं पर जोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो टाइम बच जाता है। वे पहले के जमाने में तक ऐसे सटा के करते थे, ऐसे सटा के करते थे, या जी। पैर चिपका के करते थे, तो मल्टीपल स्टेज होता था और उसमें मरीज की हालत खराब हो जाती थी। जी तो ये माइक्रोवैस्कुलर सर्जरी के जो ट्रांसफर विद द होल टिश्यू, उससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप जो है खून का दौरा मेंटेन किए रहते हैं। करेक्ट। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा और दर्शकों को ये बात बताना भी चाहूँगा कि प्लास्टिक सर्जरी का रोल बर्न केसेस, जले हुए लोगों में बहुत ज़्यादा है। जो लोग जल जाते हैं उनके शरीर के अलग अलग भागों को 9% में डिवाइड किया जाता है। जैसे अगर दाहिने हाथ का बर्न है तो 9% हुआ, बाएं हाथ का बर्न है तो वो 18% हुआ। ऐसे ही शरीर को कैलकुलेट करके 100% बताया जाता है। तो ये बताया जाता है कि ये व्यक्ति इतने परसेंट बर्न पे जल गया है। और दूसरी जो चीज़ होती है, एक होता है सुपरफिशियल बर्न जिसमें ऊपर की चमड़ी जलती है, एक होता है डीप बर्न। तो सुपरफिशियल बर्न बहुत जल्दी ठीक भी हो सकता है,
थोड़ी कभी कभी प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो डीप बर्न होते हैं उसमें प्लास्टिक सर्जरी का बहुत रोल है। और ख़ास करके जो एसिड बर्न होता है उसमें जो रिकंस्ट्रक्शन होता है, मैं चाहूँगा कि बर्न के बाद हम लोग उसके बारे में डॉक्टर साहब डिटेल में बात करें, क्योंकि एसिड बर्न के केसेस आप देख रहे हैं जिस तरीके से कभी कभी समाज में होते हैं, चेहरा विकृत हो जाता है, उसको कैसे ठीक किया जाता है, बताएं डॉक्टर साहब। आपने बहुत अच्छी टॉपिक उठाई है। लगभग 30 लाख लोग सफ़र करते हैं बर्न से। बर्न कितना खतरनाक हो सकता है ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो लोग ठीक भी होते हैं उनका कभी कभी गर्दन चिपक जाता है, कंट्रैक्चर जाता है जी। उसे कहते हैं पोस्ट बर्न कंट्रैक्चर जी। या स्कारिंग हो जाता है या किलॉइड बन जाता है, थक्के थक्के बन जाते हैं। वो खासकर उन लोगों में होता है जो डीप बर्न होते हैं, जिसके बारे में आप पूछ रहे थे जी। तो ये डीप बर्न में क्या होता है कि शुरू में ही जैसे ही वो केस आए तो हमको तुरंत उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। जैसे कि तुरंत ही डीप बर्न में हम लोग एक्सरसाइज कर देते हैं, छाले को हटा दिया जाता है। सब छाला नहीं, छाला तो सुपरफिशियल में सुपरफिशियल में ये होता है। डीप वाले में जी, क्लीनिंग जो होता है। एकदम साफ करके उसको कर, और जरूरत पड़ती है तो जितना जल्दी स्किन ग्राफ्टिंग हो जाएगा उतना उसके लिए बेटर है, जी। क्योंकि डीप बर्न ज्यादातर कंट्रैक्चर बनता है। जी। तो उसका ट्रीटमेंट है कि अर्ली एक्सीजन, टेंजेंशियल एक्सीजन, मतलब उसको ऊपर का निकाल दीजिए, जिससे कि नीचे का डर्मिस जो जिंदा है उसको बचाइए जी। और उसको सेप्सिस से भी बचाइए और जल्दी ग्राफ्ट कीजिए। दैट विल गिव अ वेरी गुड रिजल्ट। जी। ये सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरी बात आपने एक और बोला था कि एसिड बर्न। एसिड बर्न। जी। एसिड बर्न तो 3rd डिग्री 4th डिग्री भी हो जाएगा। अच्छा, जो अच्छा। आपके बोन वून है वो भी डैमेज हो जाते हैं। जी। तो वो इसमें बहुत लंबा रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसीजर है। जी। तो वो स्टेजेस में किए जाते हैं, कई बार में कई बार में करते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं इस समय पूछना चाहूँगा, दर्शक ये जरूर जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि अरे अरे छाला पड़ गया, इसको छूना नहीं। आप ये लोगों को बताएं कि जो छाले पड़ जाता है उसका क्या करना है, कैसे तुरंत उसको जो है निकाल देना चाहिए, डेड टिश्यू होता है वो, तो उसके बारे में दर्शकों को बताएं। वो एक भ्रम है, एक भ्रांति है जो दूर होनी चाहिए। हाँ, देखिए, जो छाला पड़ता है ये सिग्निफाई करता है कि ये बर्न सुपरफिशियल है। जी। यदि छोटे छाले हैं कम एरिया के तो आपको उसको काटने की जरूरत नहीं है, वो एक प्रोटेक्शन देता है। जी। और वो 7 दिन में एपिथेलाइज कर जाता है। जी। या मैक्सिमम 14 डेज, इससे ज्यादा नहीं लगता। जो छोटे होते हैं। हाँ, और दाग भी नहीं आता है। जी। जो एक्सटेंसिव होता है तो लोग कहते हैं कुछ टॉक्सिक भी होता है, जी। क्योंकि उसके पानी में जी। उसको आप एक्सरसाइज करके प्रॉपर ड्रेसिंग कर दें। ड्रेसिंग का मतलब जैसे कोलेजन शीट आता है या नैनो क्रिस्टलाइन सिल्वर के आते हैं, उसको लगा के करेंगे तो वो ठीक हो जाए। हमारा काम एक ही है कि सुपरफिशियल बर्न में हमने उसको इन्फेक्शन से बचा दिया तो मरीज जरूर ठीक होगा 100%। मतलब छाला हटाना जो है मरीज के लिए फायदेमंद होता है, बड़े के लिए, बड़े एरिया के लिए। हाँ, छोटे एरिया के लिए कोई वो तो जरूरत अपने आप ही ठीक हो जाता ठीक हो जाता है। वो लेकिन तो जो बड़े एक हैं, प्रोटेक्टिव लेयर होता है। जी जी, लेकिन अगर बड़ा है तो उसमें छाला हटाना मरीज के हाँ। हाथ में होता है। डॉक्टर साहब, अब आप मुझको ये बताइए कि ये जो आजकल होता है कि कॉस्मेटिक के नाम पे मोल किसी को है, हाँ। वार्ड किसी को है, लेज़र आप लोग करते हैं, हेयर अनवांटेड हेयर रिमूवल आप लोग करते हैं, इसके बारे में बताइए, क्या ये बहुत कॉस्टली है? जो एक मिथ है लोगों के अंदर, एक डर है मन के अंदर कि नहीं नहीं प्लास्टिक सर्जरी ये बहुत कॉस्टली होगी, इसको हम कैसे करा पाएंगे, इसके बारे में। हाँ, ये भी बहुत सही आपने पूछा। ये गलत मिथ है। जैसे सब सर्जरी होता है उतना ही कॉस्ट सब में लगता है। जी। खाली आप जैसे कि आप लेजर करा रहे हैं इसका मतलब थोड़ी नहीं कॉस्ट बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये लोगों में गलत है कि इट इज फॉर द रिच पीपल, एलाइट के लिए, ऐसा नहीं है। जिसको जरूरत है उसके लिए है। बिल्कुल सही बात है। ये सबसे इम्पोर्टेंट। और कॉस्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। ये सब पुरानी बातें होती हैं। डॉक्टर साहब, कॉस्ट में अगर कहीं कोई इम्प्लांट लग रहा हो तो डेफिनेटली इम्प्लांट का कॉस्ट महंगा होता है, लेकिन सर्जरी तो एक रूटीन जैसे सब Correct। सर्जरी होती है हाँ, वैसी होती है। हाँ। लेकिन अगर कोई स्पेशल इम्प्लांट लगाया ठीक जाएगा है, तो जैसे ऑर्थोपेडिक्स में है जी। या कोई ब्रांच उठा लीजिए, जैसे इम्प्लांट की दाम जी, वैसी होती हाँ, है। बिल्कुल। अच्छा, उसमें भी आप सेलेक्ट करेंगे लोअर प्राइस का तो वो भी मिलेगा। जैसे आंख लोग जाते हैं क्योंकि मजबूरी होती है, जी। उसमें भी आईओल कितने वैरायटी के होते हैं, बिल्कुल जैसी होती है, पर हाँ, सबका लेंस- काम तो हो ही जाता है। लेंस लगाना है तो लेंस फोल्डेबल भी आता हाँ, है, बस लेंस है, नॉर्मल और भी सबका आता है। काम हो जाता है, ऐसा बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल, इसी तरह प्लास्टिक सर्जरी में हर एक लोग के लिए अफोर्डेबल है। ऐसा नहीं है कि वो वही करा सकता है तो दूसरा नहीं करा सकता।
अब वो जमाना खत्म, सब चीज के लिए अवेलेबल है। डॉक्टर साहब अब ये बताएं कि कॉस्मेटिक सर्जरी जो होती है जिसमें नोज़ का रिकंस्ट्रक्शन होता है कि नहीं, किसी की नाक बहुत दबी हुई है तो उसको शेप देना है, किसी की आईब्रोज में चेंजेस करने हैं, ये प्रोसीजर कितना लंबा हो सकता है और क्या इसकी कॉस्टिंग क्या बहुत ज़्यादा होती है? नहीं, कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं होता, जो हमने बताया जी। सब कुछ अफोर्डेबल है। ये एक तरह का मिथ है कि ये अफोर्डेबल नहीं है, सब अफोर्डेबल है। और दूसरी बात है कि जो आपने बताया कि जैसे इम्प्लांट डालना है या कुछ भी करना है, जैसे नाक बनानी है जी। तो जैसे उसमें क्या है, यहाँ से कार्टिलेज निकाला इसमें डाल दिया, या सिलिकॉन इम्प्लांट चाहते हैं वो आप करा लीजिए। सबकी प्राइस अब कम हो गई है, समय के साथ टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर रही है। डॉक्टर साहब जितना काम आगे बढ़ेगा, जितना यूज होगा, वैसे ये बस तो ठीक है। कंज्यूमर वाली बात है, जितना यूज होगा उतना ही ठीक कहा, इट इज द वॉल्यूम ऑफ केसेस वही डिसाइड कर। जी डॉक्टर साहब एक प्रश्न मेरा ये है कि जिस तरह से आज विश्व कॉस्मेटिक डे मनाया जा रहा है, जो कि पहली बार विश्व में हो रहा है, और इसके जो जनक हैं, फादर ऑफ सर्जरी जिसको बोला जाएगा, सुश्रुत जी हैं, वो मतलब भारत की वो प्राचीन परंपरा में जो वैज्ञानिक, जो विद्वान थे, क्या पूरा विश्व फिर से भारत की ओर मुड़ रहा है? क्या हमको या भारतवासियों को जरूरत है कि हम अपने प्राचीन सभ्यता की ओर देखें, ताकि जो ज्ञान का भंडार वहां पर है, जिसको विश्व अब मानने को तैयार है, इसकी शुरुआत पहले भारतीयों को करनी पड़ेगी? देखिए, हमारा देश, जितना ज्ञान आप सोच रहे हैं एंशिएंट इंडिया में, वो बहुत हाई था। बीच में क्या हुआ कि लोग भूल गए अपनी संस्कृति को। उसका कुछ और कारण था, क्योंकि ब्रिटिशर्स को राज करना था, तो आपकी कल्चर को दबा दिया गया। जैसे ही अब ये पीछे की चीजें जब खुल रही हैं, तो पता चला कि सब कुछ अवेलेबल था। यहाँ तक कि जो आप नई मेडिसिन भी देख रहे हैं, उनका भी रूट वही मिल रहा है। इसी तरह हमारी जो सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी, उसका भी रूट भगवान सुश्रुत में मिला। इसीलिए हम लोग के प्लास्टिक सर्जन के वो भी हैं, एम्बलम है। और डॉक्टर साहब मैं ये इसी समय आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि दुनिया में एक चीज़ है, उसको कहते हैं टाइम टेस्टेड। हाँ, एविडेंस बेस्ड, टाइम टेस्टेड। तो जो चीज़ हमारे सदियों से हमारे यहाँ थी और इतने सालों से चली आ रही है, तो निश्चित रूप से हमको ही उसको दोबारा थोड़ा और प्रमोट करना पड़ेगा और दुनिया को बताना होगा कि ये ऑलरेडी हमारी चीज़ है, ये आपकी नहीं है। हाँ, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अमेरिका में एक जगह एक लेक्चर दे रहा था, जहाँ एक्सटर्नल फिक्सेटर पे मैं बता रहा था, जोशीज एक्सटर्नल फिक्सेटर, जिसको जेस कहा जाता है, जोशीज एक्सटर्नल स्टेबलाइजेशन सिस्टम। तो वहाँ मैंने जब बोला तो उन्होंने कहा नहीं ये तो हमारे यहाँ होता है। हमने ना ऐसा नहीं है, आप जस्ट यू गो एंड सर्च इन गूगल। और उन्होंने उसी समय उसको देखा, तो आज जो एक्सटर्नल फिक्सेटर वो यूज़ कर रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत पहले से यूज़ हो रहा है। तो हमको ये अपनी ऑथेंटिसिटी खुद बतानी होगी कि नहीं ये तो हमारी चीज़ है। आप क्लेम करते हैं वो अलग है, लेकिन नहीं, ये टाइम टेस्टेड हमारा सिस्टम है। जैसे ये राइनोप्लास्टी आज सामने आ गया, आज दुनिया ने मान लिया कि ये वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डेज को बनाया जा रहा है, ऐसे ही और फील्ड में भी हमको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है कि और बहुत सी चीज़ें जो हमारे यहाँ पहले से थी, अब उसको दुनिया माने। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। मैं पुनः अगले हफ्ते किसी अपने विद्वान मित्र के साथ उपस्थित होऊंगा हेल्थ वॉच विद डॉक्टर अजीत सहगल में। नमस्कार।